हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम कक्षा 6 to 8 के लिए जिसमें हम 70 क्वेश्चन डिस्कस। देखिए टोटल कितना क्वेश्चन आप लोगों को पता है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 70 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन रहेंगे, बाकी 80 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज रहेगा। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में करके आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 70 आपका क्या रहेगा, जिसमें से 30 आपको हिंदी इंग्लिश रहेगा और 40 आपका जनरल रहेगा। ठीक है, यानी सामान्य ज्ञान रहेगा। ठीक है दोस्त, और बाकी 80 क्वेश्चन आप लोग को सेकंड पार्ट में आप लोग को मिलेगा। तो आज हम आप लोग साथ 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी आपका 80 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं। देखिए आज जो भी हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 70 में आप कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको 80 क्वेश्चन आपको मिले, तो इसी तरह से डेली आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले इंग्लिश क्वेश्चन दे रखा, कहता है कि इफ आई एम योर ब्रदर यू विल बी। बताना है क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मोर देन वन एबव। मोर देन वन एबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए तो ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि आई विल कॉल यू अप एट नाइट द टाइम में बी। क्या होगा, एट नाइट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 11 PM इसका राइट। याद देखिए 11 PM जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप 70 में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपका 3 कहता है कि ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑप्शन ऑक्यूपेशन। बताइए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दे रखा है, अनेक शब्द का एक शब्द का क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा वेटरन इसका राइट आंसर। याद है वेटरन इसका राइट आंसर हो, जिसका मतलब होता है अनुभवी होता है। क्या होता है, अनुभवी होता है, याद रखिएगा अनुभवी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पे एंटोनिम्स आपको बताना है। मोबाइल आपको दे रखा है, इसका एंटोनिम्स आपको बताने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 4 का आपका सी हो जाएगा, यानी स्टैंडिंग। याद है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है, कहता है सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू फिल। आपको यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट, उसके बाद डैश दे रखा है योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी क्लाउडिंग इसका राइट। याद रखिए क्लाउडिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। इनकरेक्ट जो है स्पेल्ड वर्ड बताने हैं, तो यहाँ पर बताइए आपका 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्लेग जो है, ये आपका स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, ये गलत है। ये क्या आपका गलत। अगर हम करेक्ट स्पेलिंग की बात, तो स्लेज का स्पेलिंग होता है SLEDG और ई होता है, तो यहाँ पर डी क्या आपका मिस है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको सिनोनिम्स यहाँ वर्ड जो दे रखा है एक्सेल्टेशन जो दे रखा है, इसका सिनोनिम्स आपको बताना, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो एक स्टेक से यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक्सेल्टेशन का मतलब होता है क्या, उमंग होता है। क्या होता है, उमंग या आनंद बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच कम्स अर्लियर इन पार्टिकुलर ईयर। तो बताइए यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या होता है। 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फरवरी इसका राइट आंसर। याद है फरवरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे से हिंदी आपका स्टार्ट हो रहा है। चलिए बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहते हैं हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पहले पाली प्राकृत अपभ्रंश उसके बाद हिंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है इनमें कौन सा शब्द विदेशी, आपको बताने इसमें कौन सा शब्द आपका विदेशी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम महल की बात करते हैं तो भी आपका क्या विदेशी है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम पपीता की अगर बात करते हैं, भी क्या आपका विदेशी है, ठीक है। चलिए अब पपीता का सही पुर्तगाली शब्द है, भी याद रखिएगा। और ये महल जो लिखा हुआ आपका, ये भी अरबी शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अवयव को क्या कहा जाता है, अवयव को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अविकारी शब्द। इसको क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है। यानी 4-5 जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। यानी सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, भी याद रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताने इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मन सुबह ही पटना चला गया। तो ये वाक्य आपके शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि कर्मवाच जिसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो कर्मवाच में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, बताइए। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया इसको बोलते हैं। सकर्मक क्रिया क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पर खाना जो हो गया, खाना आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे वह फल बेचता है, तो बेचना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं। आपको कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर रसाल जो दे रखा है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं। याद रखिए रसाल जो है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिए किसका, ये आम्र का होता है, नहीं आम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि हर रोज में कौन सा समास है, हर रोज में कौन सा समास है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अवयवी भाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती। देखिए राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, पैसिव वॉइस में दे रखा। इस वाक्य में वाच्य का यानी वॉइस का कौन सा प्रकार है। तो बताइए यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो गया। जैसे राम आम खाता, तो हो जाएगा आपका कृतवाच्य यानी करिए, कर्ता वाक्य भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें पूछा है कि हम जो है किस तरह का सर्वनाम है, हम जो किस तरह का सर्वनाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 19 कहता है वेष्टि, वेष्टि का विलोम बताने के वेष्टि का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समष्टि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास। आपको बताना है कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। दीर्घ बाहु है, दीर्घ है बाहु जिसके अर्थात यानी विष्णु जी। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं उसको, बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्त। इस बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता। इसका डेफिनेशन भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। जो जितने मेहनती होते हैं उसके लिए सफलता उतना ही क्या होता है, आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितना, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 होते हैं। याद रखिए अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितना होता है, 19 होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महाप्राण की संख्या कितना होता है, तो 14 होता है, भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है तैरने की इच्छा के लिए इनमें कौन उपयुक्त शब्द कौन सा। बताइए 23 का राइट आंसर क्या होता है। 23 का राइट आंसर आपके पहला हो जाएगा तितीर्षा, इसका राइट आंसर, तितीर्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। क्वेश्चन 24 कहता है इसमें तत्सम शब्द कौन सा। आपको बताना इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य जो है क्या आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि घास फूस में कौन सा समास, आपको बताना है घास फूस में कौन सा समास है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे बोलते हैं, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। याद रखिएगा द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से आपको जो दे रखा है, ये आपको पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर 26 से 30 तक करना है। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस पैसेज को पढ़िएगा, उसके बाद नीचे इसका क्वेश्चन दे रखा है, आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सफल व्यक्ति किसे कहा गया, सफल व्यक्ति किसे कहा गया, बताइए 26 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो उपयुक्त चुनाव करे, जो उपयुक्त चुनाव करे वो क्या होता है, सफल व्यक्ति कहा गया। ठीक है, इस पैसेज के अनुसार पैसेज पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कौन सा चुनाव हमारे देश वंश में है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। कर हम कौन सा चुनाव हमारे देश वश में है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है। 27 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अच्छी बुरी संगति कहते हैं, राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छी बुरी संगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बुराइयों की ओर सबसे ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है, किसका चुनाव जो मानव के वश में नहीं है, तो बताइए यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया लैंग्वेज पेपर, हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया जिसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आप लोगों के साथ 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो सभी के लिए 6 to 8 के लिए क्या है, कॉमन ही पेपर है। और अभी हम जो लैंग्वेज पेपर ही डिस्कस किया वो भी 6 to 8 के लिए कॉमन पेपर है। ऐसे सभी के लिए अगर हम बात करें 6 to 12 के लिए, तो सब के लिए समझिए कि 70 क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका कॉमन पेपर ही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबको फायदा होगा, जो 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो या 11 12 हो, सभी के लिए फायदे हैं। चलिए यहाँ सब क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कहता है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन इस तरह का हम डिस्कस कर चुका हूँ। पता है कर्क रेखा जो है किससे होकर नहीं गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी मणिपुर से होकर नहीं गुजर, याद रखिए मणिपुर से होकर ये नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नांकित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना कि कौन सी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी जो है तीनों का तीनों क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा और भी याद रखिएगा बोर पहाड़ी तथा पटकाई बुम पहाड़ी, सभी क्या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि निम्न में कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी, देखिए बाएं तट पे लिखा हुआ है और गंगा की सहायक नदी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कोसी नदी। याद रखिए कोसी नदी, साथ कोसी नदी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा अपना मार्ग को क्या करता है, बदलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि मयूराक्षी परियोजना जो है किस राज्य में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये झारखंड में, कहाँ है, ये झारखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा हिमालय की हिमाद्री श्रेणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि निम्न में कौन सा समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का, यहाँ समूह लिखा हुआ है, समूह है, आपको बताना है यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
वाराणसी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा और बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 37 कहता है कि कोकाग जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। तो बताइए यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है। बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। याद रखिए, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था। तो 1948 में। याद रखिए, इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1948 में इसको किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39। बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा। बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टान की उपस्थिति है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था। आपको बताना है कि वह किस देश का था कोलंबस। तो ये स्पेन का था। ठीक है, कहाँ का था, स्पेन का था, याद रखिएगा। लेकिन भारत की खोज किसने किया था, तो ये भी याद रखिए 1498 में वास्को डिगामा जो क्या था, पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1658। याद रखिए 1658 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के दो भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था। बताइए कब जारी किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 को आदेश जारी किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 सदस्य। याद रखिए कितने सदस्य थे, तो ये 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 का था मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। याद रखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है किस एक्ट ने भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया था। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चार्ट एक्ट 1833। याद है चार्ट एक्ट जो है 1833 अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है किस भारतीय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का अवधूत कहा जाता है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका ई हो जाए, उपयुक्त में से कौन। याद रखिएगा उपयुक्त में से कौन, तब किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को कहा था। किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है क्वेश्चन 47 कहता है कि दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी जो है कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो बताइए यहाँ पर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये 1886 में भी बने थे, फिर 1893 में भी बने थे और उसके बाद 1906 में भी बने थे। तो अब देखिए कि ए और बी और सी तीनों दे रखा है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाया गया। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। बताना कितनी अवधि का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत का महान्यायवादी पद कार्य का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में, तो याद रखिए अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है
भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए, रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाए 1978, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51। क्वेश्चन 51 कहता है कि इस चित्र में कितने आयत थे? आपको बताना, इसको काउंट करना है। तो इसमें कितने आयत है इसको काउंट कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 15 इसमें आयत हो जाएंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 देखिए। क्वेश्चन में 52 कहता है किसी कुछ भाषा में वॉल्यूम को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी भाषा में डिजाइन को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर किया गया है क्या, जो वॉवेल्स है उसको आपको कोडिंग कर दिया गया है। वॉवेल को क्या किया गया, यहाँ पर कोडिंग किया गया है। ठीक है, जैसे ए का हो जाएगा ई, ई की कोडिंग किया गया है आई, और आई की कोडिंग किया गया है ओ, और ओ को कोडिंग किया गया है यू। मतलब जहाँ ओ रहेगा वहाँ यू लिखना है, जहाँ ए रहेगा वहाँ ई लिखना है। ठीक है, अब बाकी जो कॉन्सोनेंट उसमें 5 बढ़ा दें, तो डी में 5 ऐड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। ई का कोडिंग क्या होता है, तो आई होता है। एस में आप 5 बढ़ाइए, तो एस में जब 5 बढ़ाइए तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो आई आई एक्स। उसी तरह से जी में अगर आप 5 बढ़ाते हैं, जी में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, आई है ना, तो आई के कोडिंग क्या, आई का ओ हो जाएगा। जी में 5 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एन में 5 बढ़ाइए तो एस हो जाएगा। तो आई आई एक्स ओ एल एस, तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन आपका दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53, मैथ दे रखा है। कहता सीता पेन एक निश्चित राशि से 7 रुपया में 8 खरीदती है और 5 रुपया में 6 की दर से बेचती है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करना। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर संख्या यहाँ पर लिखिए और रुपीज इधर लिखिए। तो 8 और 7, 8 7 कर दीजिए, फिर संख्या 6 कीजिए, यहाँ पर आप 5 कर दीजिए। बात समझ में आया? तो अब करना क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐसे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 42 आएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 40 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 42 आया जो है ये आपका सीपी आया है क्या, ये बेचा कितना में 40, कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 का, कितने के ऊपर आपका, तो 42 का। तो 42 इंटू ये हानि हो रहा है, ठीक है ना, और इंटू 100 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 100/21% यानी हानि होगा, यानी 53 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 देखिए। कहता है कि विकास अपने वेतन का 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। अब वह उसके वेतन में 25% क्या होती है, वृद्धि हुई, और उसके व्यय यानी खर्च में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि? बिल्कुल इजी प्रश्न। देखिए मान लीजिए उसका विकास का वेतन कितना है 100 रुपया, खर्च कितना करता है 80, 80 क्या करता है, खर्च करता है। लेकिन अब कहता है कि वेतन 25% बढ़ा दिया, तो वेतन अब कितना हो गया यहाँ पर 125 हो गया, और खर्च में भी कितना 15% का वृद्धि हो गया, 15% का वृद्धि हो गया। तो खर्च कितना होता था 80 पे 115 यहाँ पर कर देना है, बटे कितना यहाँ पर 100 करना है। 0 से 0 कट गया, 5 से काटे इसको 2 बार में, अब 5 से काटे इसको 23 बार में, फिर काटे इसको 2 से 4 बार में, 23 कितना हो जाएगा 92। 92 रुपया अब क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। अब नया खर्च कितना हो गया 92 रुपया हो गया। ठीक है, नया खर्च कितना हो गया 92 रुपया, और नया वेतन कितना 125, 125 में से 92 जाएगा तो कितना आएगा, 125 में से 92 जाएगा तो 23 आएगा, कितना आएगा 23। ये हो गया नया आपका बचत। पहले बचत कितना होता था, पहले बचत यहाँ पर कितना देख, खर्च होता था 80, वेतन था 100, तो बचत कितना हो गया यहाँ पर 20। तो पहले बचत 20 रुपया होता था, अब बचत कितना हो रहा है 33 हो रहा। कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 13 का। कितना का वृद्धि हो रहा है 13 का, कितने के ऊपर, तो 20 के ऊपर, इंटू 20 गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो 20 5 कितना हो गया 100, यानी 65% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी 65 पर राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है कि 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पिता कर देते हैं और यहाँ पर रोहन कर देते हैं। 5 वर्ष पहले कह रहा है ना, चलिए 5 वर्ष पहले तो हम एक ले लेता हूँ, जैसे यहाँ देखिए 8 गुनी थी ना, तो मान लीजिए कि 8 गुनी और उसका मान लेते हैं 1,
5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, ध्यान देखिए माइनस कर दे रहे हैं 5 वर्ष पहले की बात। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद रोहन के पिता के रोहन की आयु का अनुपात 10 अनुपात कितना हो जाता है। ये 5 वर्ष बाद की बात है, यानी प्लस कर देते हैं, कितना हो जाता है 10:3 हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है तो रोहन या रोशन लिखा गया, रोहन के वर्तमान आयु को बताने की रोहन की वर्तमान आयु जो है कितना। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना बोलिएगा, आपका 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आपका 2 का डिफरेंस है ना। तो अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या, ये 2 जो है किसके बराबर आ जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आएगा आपका 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं किसका निकालना, रोशन का, अगर मैं 1 यूनिट का मान यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ भी एक ही दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितना था 5 वर्ष था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान, तो 5 अगेन इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान है उसकी कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है सुनील गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है, 2 है आदमी। ठीक है ना, सुनील 20,000 रुपया 9 महीने के लिए, गोपाल 30,000 रुपया 12 महीने के लिए निवेश करता है, कुल लाभांश इतना हुआ, तो सुनील का हिस्सा आपको बताना। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, जीरो हटाइए, यहाँ 4 जीरो दे रखा है, यहाँ 4 जीरो दे रखा है, 4 जीरो हटाइए, तो यहाँ पर 2 हुआ, तो 2 गुने कितने 9 महीने के लिए लगाया, रेशियो में लिखिए। और गोपाल जो है यहाँ पर 4 जीरो हटाएंगे तो कितना बचेगा 3, आइए 12 महीने के लिए, और कटेगा तो काटिए, देखिए 2 से काटिए कितना बार में 6 बार में, 3 से इसको काटिए 3 बार में, 3 से फिर इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पर 1 अनुपात कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, चलिए तो 1:2 मतलब सुनील का और गोपाल का, तो 1 अनुपात कितना आ गया आपका 2 आ गया। कुल लाभांश कितना हो गया आपका 60,000, तो सुनील का हिस्सा कितना होगा, तो सुनील कितना है 1, ये दोनों को जोड़ दिए 3, 3 का मान कितना 60,000 हो जाएगा, 60,000 और इंटू 1 कर दिए तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 20,000 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुनील का हिस्सा कितना है यहाँ पे, यानी लाभांश कितना उसको मिलेगा, तो 20 यानी 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि 3, 5, 15 का चतुर्थांश अनुपात यानी चौथा पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा तीसरा को मल्टीप्लाई, यानी 5 गुने अब पहला चौथा का मल्टीप्लाई, तो चौथा आपको ज्ञात करना है, तो 3 नीचे आ गया, 3 पचे कितना हो गया 15, पचे 25, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है आपका इसका मौसा निकालना है, क्या निकालना है मौसा निकालना है। ठीक है, तो बताइए इसका मौसा कौन सा होगा, या तो आप सबका मौसा निकालिए या ऑप्शन से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाने, 35 से क्या होगा तीनों डिवाइड हो जाएगा। अब मतलब सबका तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो तीनों को क्या करेगा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आई बस आप तो बोलेगा कि 5 से भी कर लेंगे, 5 बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी किसी विद्युत परिपथ धारा को प्रवाहित की दिशा को दर्शाने के लिए विकल्प से किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, और गैल्वेनोमीटर का उपयोग सीरीज में किया जाता है। याद है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि यौन आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्वर यंत्र यानी लैरिक्स के विकास के का राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण उसको डैश दे रखा होगा, तब चालक को अधिक बल का अनुभव होगा। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके रासायनिक गुण को, याद रखिए इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि बेकिंग पाउडर जो लिखा हुआ है यहाँ बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है, आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर जो किसका मिश्रण होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल जिसको बोल सकते हैं, इसमें टार्टरिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है अपघटन अभिक्रिया कब होती है। अपघटन अभिक्रिया कब होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादकों का निर्माण करता है तब उसको बोलते हैं कि अपघटन की क्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है, पहली डैश दे रखा है, में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूप, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्र जल, जलवाष्प, रेल इत्यादि, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अजैविक वातावरण। याद इसको बोलते हैं हम लोग अजैविक वातावरण जो है, इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है निम्न में कौन सा संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन, मतलब मिल जाना, मिलकर बनना, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन को मिलने से क्या बनता है, अमोनिया, यहाँ पर जो गैस एक होता है, ठीक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आपको पूछा है किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ की संख्या वाला राज्य कौन सा। बताना कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ की संख्या है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा एक वर्तमान में भारत में 2022 के जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या कितना, तो याद रखिएगा 3168 जो है कुल बाघों की संख्या ये भारत में है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने हैं बाघों की संख्या, अगर आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेशों में बाघों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 785, यानी 785 जो है 2022 के जनगणना के अनुसार जो बाघों की संख्या जो है 785 अकेले किस कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कुल भारत में बाघों की संख्या कितना है तो 3168 याद रखिएगा। जनगणना 2022 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो जाहिर से आप लोगों को पता है कि अभी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। और भारत में आज क्या फाइनल मैच चल रहा है, किससे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरोवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है। किस देश ने सफल परीक्षण किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रूस इसका राइट आंसर हो। याद रखिए रूस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 70 क्वेश्चन डिस्कस किया हो, जो एक क्या है 6 to 8 के लिए क्या है कॉमन पेपर है, ठीक है। टोटल आपको पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 70 क्वेश्चन क्या सभी के लिए कॉमन पेपर रहेंगे और 80 क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन में भी डिवाइड है, आपको पता है कि यहाँ पर 30 में क्या रहेंगे, 30 जो आपको रहेगा 30 आपको रहेगा लैंग्वेज पेपर और 40 रहेंगे आपको सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोग के साथ 70 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया और नेक्स्ट आप लोग को 80 क्वेश्चन जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस तरह से हम दो पार्ट में करके लाएंगे, एक 70 का रहेगा एक 80 का रहेगा, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।